हेलो व्यूवर्स। आज हम जानेंगे संविधान सभा और उसके सदस्यों के बारे में कि उनकी भूमिका क्या रही। देखो, ये हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता है और उनकी दूरदृष्टि है। दूरदृष्टि मतलब यानी उन्होंने बहुत ही दूर का सोचा, बहुत ही दूर का नज़रिया। प्रमाण है हमारे लिए कि वे देश को एक ऐसा संविधान देके गए हैं जिसमें जनता द्वारा मान्य जितने भी आधारभूत मूल्य होते हैं, सबकी सबकी आकांक्षाएं उसमें शामिल हैं। मतलब ये कि जैसे कोई गरीब है उसके लिए भी कानून है, महिलाओं के लिए भी कानून है, अछूतों के लिए भी कानून है। मतलब जिनको पहले समय में अछूत कहा जाता था, जिनके साथ छुआछूत की जाती थी, भेदभाव किया जाता था, उनके लिए भी कानून है। कोई भी किसी तरीके से संविधान को गलत नहीं ठहरा सकता। कानून इस तरीके से बनाया गया है, इतना जटिल बनाया गया है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता, और इतना लचीला भी नहीं बनाया गया कि कोई इसको बार बार चेंजेस कर करके पूरा संविधान ही बदल दे। ना तो इतनी आसानी से इसमें चेंजेस हो सकते हैं और ना ही इतनी आसानी से इसको भंग किया जा सकता है। आपको पता है, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के कानून सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा अच्छे, सबसे ज्यादा टिकाऊ हैं। जिसमें पहली है अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत साल औपनिवेशिक काल के बाद रहने के बाद उसका संविधान बना। उसके बाद है भारत, और फिर भारत से ही इंस्पायर्ड होके कानून बनाया था दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 3 देश ऐसे हैं जिसमें संविधान सबसे ज्यादा टिकाऊ है। वरना हर देश के आप संविधान उठा के देख लो, कोई 10 साल में भंग हो जाता है, कोई 5 साल में भंग हो जाता है, हर 10-15 साल में संविधान भंग होते रहते हैं और नए नए संविधान बनते रहते हैं। हमारा संविधान तब से ही टिका हुआ है। खैर, हम बात करते हैं कि ये अस्तित्व में कैसे आया। देखो, ये तो आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनके शासन से हम सभी, हमारे जो पूर्वज हैं, सब परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो दमन करते थे। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी। उन्हें सिर्फ भारत को क्या बनाना था? सिर्फ एक बाजार बनाना था। यहाँ से कच्चा माल लेके जाना था और अपने देश से पक्का माल बना के हम ही को वापस पकड़ाना था महंगा करके। तो वो तो हमें सिर्फ एक बाजार के रूप में देखते थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जिस वजह से यहाँ के लोगों का दमन हो रहा था, वो परेशान थे, गरीब हो रहे थे और ज्यादा बेकार हो रहे थे। और आपको क्या लगता है कि उन्होंने रेल वगैरह ये सब बनाई थी? वो सब बनाई थी उन्होंने अपना माल ढोने के लिए, हमारे लिए नहीं बनाई थी। ठीक है ना? तो इन सबको देखते हुए हमें ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहिए थे, हमें अपनी खुद की संप्रभुता चाहिए थी। संप्रभुता का क्या मतलब होता है? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा खुद का शासन। जो एक राज्य है उसमें हमारी सेना होनी चाहिए। हमारी सेना, हमारी सरकार होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी स्तर की हो, कैसी भी हो। हमारा खुद का शासन होना चाहिए, कोई बाहरी देश आके उसमें हस्तक्षेप ना करे। लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था? ब्रिटिशर्स हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, तो हमें संप्रभुता चाहिए थी और संविधान की जरूरत तो थी ही। जब हम अपना राज करेंगे, ठीक है, स्वराज जिसे हम कहते हैं, तो संविधान की जरूरत तो पड़ती ही। तो संविधान की पहली बैठक रखी गई। देखो, ये सब काम चल तो रहा था बहुत टाइम से कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन जब सारे काम हो गए तो इसकी पहली बैठक रखी गई 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को पहली बैठक हुई। और लास्ट बैठक इसकी हुई थी 26 नवंबर 1949 को। यानी कि करीब 2 साल 11 महीने इसकी बैठक चलती रही। एक ही महीना तो कम है, 3 साल ही मान लो। 3 साल तक इसकी बैठक चलती रही। 3 साल तक बहस, विचार विमर्श, बैठकें, बार बार इतने बड़े बड़े, इतने बुद्धिमान नेताओं का बैठना और फिर इस पे विचार। मतलब 3 साल बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने इतना सोच विचार करके ये सारे कानून बनाए, पूरा संविधान बनाया। आपको पता है, 166 दिनों तक बैठकें चली। अब आप कहोगे कि 3 साल तक चली तो 166 कैसे? मतलब डेली बैठक नहीं होती थी। जैसे कुछ वीक चले गए, उसके बाद एक बैठक हो गई, फिर कुछ महीने बाद फिर एक बैठक हो गई, ऐसे टाइम टू टाइम बैठक होती थी। मतलब 166 बार बैठकें हुई थी। उसके बाद संविधान आया। अब संविधान में नेता कैसे चुने गए कि कौन कौन, मतलब संविधान की जो बैठक है उसमें कौन कौन बैठेगा? तो नेता कुछ इस तरीके से चुने गए 1935 में। बात है 1935 की, क्योंकि पता तो चल ही चुका था कि अब ब्रिटिशर्स सारा लूट चुके हैं, तो वो जाने तो वाले थे ही। तो
तो जितने भी प्रांतीय विधानसभाएं थी ना, उनके सदस्य चुने गए थे अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसे जैसे कि हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष तरीका होता है कि हमने अपनी पार्टी खुद चुनी। और राष्ट्रपति को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष तरीका होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, उनके नेता ही चुनते हैं। वैसे ही इनको जो बाकी के नेता थे ना, उन्होंने चुना, विधानसभाओं के जो नेता थे, और ये चुने गए जनसंख्या के हिसाब से। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। जैसे कि मुस्लिम जनसंख्या 100 है, और हिंदू जनसंख्या 1000 है, और सिख जनसंख्या 50 है, बाकी की 20 है, ऐसे। तो इनके 2 नेता होंगे। अभी ये 1000 हैं तो इनके 10 नेता हो जाएंगे। ये 50 हैं तो इनका 1 नेता होगा। ये 20 हैं तो आधा नेता तो होगा नहीं, एक ही नेता होगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। जैसे जनसंख्या थी ना, उसी के हिसाब से चुने गए उतने ही लोग, लेकिन उसमें सभी प्रकार के लोग थे, यानी कि हर एक धर्म को मानने वाले और हर एक जाति के लोग उसमें लिए गए। अब इसमें कितने थे? इसमें एक तो जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष में शासन, जो प्रांत ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थे, वो थे 292, ठीक है, 292। तो इसमें ब्रिटिश सरकार के थे, और जो देसी रियासतें थी वो थी 93। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गई है 583, 385, 385 संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन क्या हुआ बाद में? पहले तो मतलब खूब विचार, तर्क वितर्क चलते थे। अच्छा, इनमें ना कभी लड़ाई नहीं होती थी, जैसे अब होता है ना, एक दूसरे को चेयर उठा उठा के मार रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं थे। ये पता है क्या करते थे? जैसे बैठक चल रही है, अब एक उठ के कह रहा है कि ऐसे इस संविधान में ये ब्ला 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 कानून होना चाहिए, दूसरा इससे असहमत नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं असहमत हूँ। असहमत होने के साथ वो अपने तर्क वितर्क भी देगा, मतलब वो वजह बताएगा मैं क्यों असहमत नहीं हूँ, इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो इस तरीके के जितने भी कानून बने, हर एक कानून पर तर्क वितर्क किया जाता था, हर एक कानून पर बहस चलती थी, लंबी लंबी बहस। और जितनी भी बहस है, जितने भी तर्क वितर्क हैं, उन सब के लिए बुक्स बनाई गई हैं, 6-7 बहुत मोटी मोटी, उसमें सारी बहस लिखी हुई है, ठीक है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कौन सा कानून अस्तित्व में कैसे आया, मतलब कैसे बुक में लिखा गया, क्या सोच कर लिखा गया, सब लिखा हुआ है उसमें। क्योंकि उस टाइम पता है सबको साथ लेके चलना था, गरीब लोगों को, महिलाएं पिछड़ी हुई थी, अनपढ़ थी, यहाँ तक कि पुरुष भी अनपढ़ थे। उस टाइम सिर्फ 70% लड़के पढ़े हुए थे, और लड़कियां लड़कियां तो थी नहीं पढ़ी हुई, 1-2% आप समझो, ठीक है। उस टाइम छुआछूत, जातिवाद कितना ज्यादा था, उनको भी आगे लाना था। पिछड़े लोग कितने थे जो पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता था। तो इन सब के लिए कानून बनाना, ठीक है, हर किसी को साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए 3 साल तक ये बैठकें चलती रही, हर चीज पर तर्क वितर्क किया गया। और आम लोगों तक इसकी पहुंच कैसे थी, मतलब आम लोगों को कैसे पता चलता था कि अभी वहां पे क्या चल रहा है, अभी वहां पे क्या चल रहा है? तो उनको पता चलता था न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में सारे आर्टिकल वगैरह आते रहते थे, और वो पढ़ते रहते थे कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। लेकिन काम खराब तब हुआ, देखो उस टाइम बहुत सारे लोग अलग होने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम, और पता तो चल गया था 3 जून को ही, इसमें मतलब 3 जून को ही ये योजना बन गई थी, 3 जून 1947 को। तो और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था। अब पाकिस्तान जो एरिया है, उसमें जितने भी सदस्य थे, कुछ तो उसमें भी सदस्य होंगे, तो वो सदस्य तो चले गए पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो सदस्य हैं 385 से घटकर अब रह गए थे कितने, 299, क्योंकि बाकी सदस्य उधर भी चले गए। और फिर जिस दिन संविधान पूरा कंप्लीट हो चुका था, उस दिन सिर्फ 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने अपने सिग्नेचर किए थे। उस दिन कंप्लीट हो गया था संविधान, यानी कि ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि बार बार ये डेट हमारे सामने आती रहती है, ठीक है। ये लागू हो गया, और इन सब के जो नेता थे, हाँ, कानून में पता है आपको 8 कमेटियां बनाई गई थी, कमेटियां, इतने सारे लोग थे तो सब। और जो नेता थे वो कौन कौन थे, जैसे कि नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, इस टाइप के नेता थे।
और एक-एक नेता के साथ 100-100 या 50-50 लोग ऐसे मतलब बटे हुए थे। 8 टीम बनाई गई थी उनमें। और ऐसा नहीं है कि सब एक-दूसरे में मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, सबके बड़े विचार मिलते थे, नहीं, किसी के विचार नहीं मिलते थे आपस में। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर तो गांधी जी और कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक थे, क्योंकि वो मानते थे कि गांधी जी ने पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए बिल्कुल काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ अगली जातियों को देखा, स्वर्ण जातियों को और बाकी लोगों को, उनके लिए काम नहीं किया। तो सब में तर्क-वितर्क खूब हुआ करते थे, एक-दूसरे की बातों से एग्री नहीं हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद भी सबने एक-दूसरे को समझा और कानून बनाए। सिर्फ़ 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 और सिर्फ़ एक कानून ऐसा है जिसमें कोई तर्क-वितर्क नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ, सबने एकदम मान गए, सब एकदम मान गए। वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये इसका क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक मतलब सबको, वयस्क मतलब जो बड़े हो गए हैं, उनको मताधिकार, मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब 80 प्लस 18 साल से ज़्यादा, अब तो 18 साल से ज़्यादा ही है ना? 18 साल से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, दिमागी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, वो किसी भी जेंडर का हो, बस हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, दिमागी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है? तो उसको वोट देने का अधिकार है, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक ये ही कानून ऐसा था, जिस पे सब एकदम एग्री हो गए थे, इस पे कोई बहस नहीं। बाकी हर एक कानून पे बहुत लंबी-लंबी बहस हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा संविधान अस्तित्व में